सचिन सर से मेरी मुलाकात 2009 में हुई थी। इनके ब्लॉग को पढ़ा मैंने और इनके साथ कांटेक्ट किया। तब मैं एक आईटी फर्म में जॉब करता था। फिर कुछ समय इनके साथ काम किया मैंने। फिर हमें नीड महसूस हुई वर्कशॉप्स करने के बाद कि क्यों ना एक ऐसा इवेंट किया जाए जहाँ की साल में एक बार सारे लोग आके ज़रूर मिलें एक दूसरे से। क्योंकि वर्कशॉप उस जमाने में मैंने विज्ञापन देखा था और उसका बहुत असर पड़ा मेरे ऊपर। वो विज्ञापन था, धूप जमेगी जब मिल बैठेंगे अगले 100। मुझे लग रहा है सर आप वो भी विज्ञापन पढ़ा होगा आपने, चाइनीज वाटर और स्टैमरिंग क्योंकि वो भी उसी के साथ में था। तो क्योंकि वर्कशॉप में क्या होता है कि आसपास के लोग ही आते हैं। जैसे पुणे में वर्कशॉप किया, जो पुणे के लोग हैं वो उसमें आ रहे हैं। दिल्ली में वर्कशॉप किया, भले ही ट्रेनर या जो भी फैसिलिटेटर है वो दूर से आ रहा है। तो एक इवेंट हमने प्लान किया था भुवनेश्वर में 2011 में। 2011 के दिसंबर में प्लान किया था, 2011 और 12 में चला हुआ। 2011 में शुरू हुआ, 12 में अंत हुआ। और उसके बाद ये लहर ऐसी फिर उसका लहर ऐसी चली कि अब अभी आप देख रहे हैं मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ और लेकिन हर साल कॉन्फ्रेंस हो रही है क्योंकि लोग इसके बेनिफिट देख रहे हैं। बेनिफिट भी बहुत अजीब चीज़ है, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे कि वाकई में क्या बेनिफिट है। अगर मैं 2009 से एसोसिएटेड हूँ और ऐसे ही हकला रहा हूँ तो फिर क्या बेनिफिट हुआ मुझे? ये सवाल आपके मन में है। अभी हम लोग भी हकला रहे, फायदा क्या है? क्या फायदा हुआ? हम यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे बजाय इसकी कि थियोरेटिकल चीज़ों पे बात करें, है ना, जो स्पीच थेरेपिस्ट से सुनने को मिल जाती हैं हमें। तो हम यहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो वाकई में हमने अचीव की हैं। तो ये था सर कीसा की शुरुआत। तो डॉक्टर सचिन ने की हरबतपुर से, मैं इनके साथ मिला, फिर एनसी शुरू हुई और अब ये अपने आप बढ़ता ही जा रहा है। हर साल कोई ना कोई शहर में ऐसे लोग होते हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आने वाले लोग भी बहुत हैं। तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करना तो एक है काम, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना कि वो घर से आए और काफ़ी लोग यहाँ बहुत दूर से आए हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा इसमें कि मैं भी हकलाता हूँ, अभी भी हकला रहा हूँ। और बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसी किस्म का फायदा क्या है, ये तो अभी भी हकला रहे हैं। मगर एक बहुत बड़ा अंतर है मेरे हकलाने में इस समय और जो आज से 20 साल पहले था। 20 साल पहले मैं कभी भी ऐसे स्टेज पे खड़ा भी नहीं होता, बोलना तो बहुत दूर की बात थी, हकलाना दूर की बात थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। तो तीसरा का जो मेन जो फोकस है वो ये है कि हम कैसा भी बोलें उसको लेकर हम शर्मिंदा ना हो, उसको लेकर हमारे मन में डर ना पैदा हो कि अरे मैं हकला गया अब क्या होगा, शायद छत टूट पड़ेगी मेरे ऊपर, खिड़की फट जाएगी। और एक और बात था कि हकलाने के बाद हम शर्मिंदा ना हो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि तीसरा आपको कुछ और दे या ना दे, मगर एक चीज़ हम आपको जरूर देना चाहते हैं, हम सब मिलकर शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि हकलाने को लेकर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हकलाने आपने खुद, ये आपकी देन नहीं है, आपका इसका आप जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी बात कि सोशल होना जो है वो फ्लुएंट होने से भी कहीं ज़्यादा जरूरी है। आप कितने भी फ्लुएंट हों, लेकिन कोई अगर आपको मिलकर से अगर आप 2 घड़ी बात नहीं कर सकते, क्या बात करना नहीं चाहते, या आपके मन में आता है कि मैं क्या बात करूँ इससे, मैं क्या बात करूँ इससे बेहतर मैं अपने कमरे में चला जाऊँ। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सोशल हो जाएं। आप भले हकलाएं मगर सोशल हो जाएं। ये हमारा नारा है, ये हमारा फंडा है और ये हमारा बुनियादी प्रॉमिस है कि अगर आप तीसरा से जुड़ेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। 2011-12 में जब मैं पहली एनसी की तो 45 लोग को इकट्ठा करने में जेबी को पसीना आ गया। जेबी को बहुत तपस्या करनी पड़ी 40 लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए। सब कहते थे हाँ मैं आऊँगा, मैं सोचने दो, नहीं मेरी शादी उस समय, नहीं मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं नहीं आ सकता। तो बड़ी मुश्किल से 45 लोग जेबी ने इकट्ठे किए। मगर लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हकलाने का क्योर तलाशने के बजाय ज़्यादा जरूरी है सोशल होना, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे एक सोशल ह्यूमन बीइंग है। किसी आदमी को ऑक्सीजन ना मिले, पानी ना मिले, खाना ना मिले, जी लेगा, लेकिन उसको अगर आप अकेले कमरे में बंद कर दें
तो वो बीमार हो जाएगा, जी नहीं पाएगा वो, क्योंकि हमें किसी से बात करने की जरूरत है। वी कैनॉट लिव विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट, वी नीड ईच अदर, वी आर सोशल ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए सोशल होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा बेसिक ऑफरिंग यही है। हमारा साइड डिशेस, मेन डिशेस, एवरीथिंग इज बीइंग सोशल। अगर आप सोशल हो जाते हैं, मिलना जुलना शुरू करते हैं, लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं, तो आप क्योर हैं मेरी ओर से। आपको किसी स्पीच थेरेपिस्ट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है ये साबित करने के लिए कि हाँ ये क्योर हो गए हैं, इन्होंने 15,000 रुपए खर्च किए, इनके पास सर्टिफिकेट है कि ये क्योर हो चुके हैं। कोई जरूरत नहीं उसकी अगर आप सोशल हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनसी का बुनियादी फंडा, सिद्धांत, प्रॉमिस यही है, टू बी सोशल and to make you social, and you have got to be social, and Jasmeet he will make sure that you are social. और बस एक आखिरी बात, एक्सेप्टेंस के बारे में आपको जेपी बताएंगे, क्योंकि बहुत साल पहले जेपी ने मुझे फोन किया था कि मैं भी तब अपनी समस्या से जूझ रहा था, मैं भी हकलाने का समाधान ढूंढ रहा था, और मैं चाय बागान में टहल रहा था कि फोन आया पुणे से, सर मैं हकलाता हूँ और मैं नौकरी से इस्तीफा देने वाला हूँ, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मेरे को रोज यहाँ पे मीटिंग में बैठना पड़ रहा है। तो तब जेपी से मेरा परिचय हुआ, तो मैं भी अपना समस्या का समाधान ढूंढ रहा था, जेपी ने भी अपनी समस्या रखी। तो हम लोगों ने पहली बात ये स्वीकार करनी शुरू करी कि हाँ मैं हकलाता हूँ। हकलाने को स्वीकार करना, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में शक और सवाल है। लोग कहते हैं अगर हकलाने को स्वीकार ही कर लिया तो करने को बचा क्या, फिर हम क्या करते हैं 3 दिन यहाँ पे, चलो घर चलते हैं। हकलाना स्वीकार कर लिया, चलो घर चलते हैं, अब क्या करने को बचा है? लेकिन करने को बहुत कुछ बचा है उसके बाद, वो ये भी बताएंगे। मुझे सचिन सर की एक बात हमेशा पसंद आती है कि मुझे जानबूझ के पानी में फेंकना मारना बगैर कुछ बताए। जब मैं इनके साथ देहरादून में काम कर रहा था, आई वाज ऑन ए सबैटिकल फ्रॉम इन्फोसिस फॉर 6 months, तो ये स्कूल में भी मेरे साथ यही करते थे। सुबह असेंबली में ले जाके मुझे बोलते थे तुम्हें कुछ नहीं बोलना, तुम बस खड़े रहना, मैं सब कुछ बोलूँगा। 2 लाइन बोल के बोलेंगे कि अब आपसे ये बात करेंगे। एक्चुअली एक्सेप्टेंस में हम डायरेक्टली बात ना करके हम बात करेंगे कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या पर्पस है यहाँ आने का। कोई भी जो भी कुछ थॉट्स शेयर करना चाहे कि ठीक होने आए हैं, फ्लुएंट होने आए हैं, या पुराने दोस्तों से मिलने आए हैं, कुछ भी हो सकता है, या चंडीगढ़ घूमने आए हैं, या यहाँ रिश्तेदार हैं, कोई भी कारण हो सकता है, या कसौली घूमने फ्रॉम बीइंग वेरी सिली रीजन टू वेरी सीरियस काइंड ऑफ रीजन। तो आप में से अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे। एक बार वो बोले फिर आप। सर मैं एक्सेप्टेंस पर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे हम अपने ऑफिस में होते हैं, 30-35 लोगों की मीटिंग हो रही है, और वहाँ पे आई एम ओनली स्टैंडर और बाकी जगह कुछ नहीं होता है। अब वहाँ डर तो होता ही है कि मैं कला कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा सब गला जाऊँगा। अब वहाँ बोलते हैं तो अब क्या हमको फिर वहाँ पर जैसे क्या मतलब गलाने को पहले बोल मतलब कैसे गलाना शुरू करें सर में ऐसे, तो वो कैसे उसको हम एक्सेप्टेंस कैसे लगाएं वहाँ उस लेवल में। आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्सेप्टेंस के बारे में आपने बताया कि हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें इस बारे में नहीं पता। मैंने 2007 के बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया। समहाउ मुझे अपने एम के बारे में पता नहीं। समहाउ मैं ये सोचता हूँ कि आई वांट टू बी फ्लुएंट स्पीकर, मैं फ्लुएंट स्पीकर होना चाहता हूँ, पर अपने ऊपर जो प्रेशर बना है, जो ये एक्सपेक्टेशंस का, ये नहीं जाता है। अगर मैं कहीं हकला जाता हूँ तो वो फीलिंग मन से नहीं जाती है कहीं ना कहीं। जैसे इन्होंने बताया कि 10 लोग आपके सामने हैं या 50 लोग आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, उनके सामने अगर कहीं हकला जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग मन में आ जाती है कि हम तो फ्लुएंट नहीं।
तो इस प्रेशर को कैसे ओवरकम किया जाए, ये जो अपने ऊपर बोझ लिए हम बोलते हैं, बोझ को कैसे हटाया जाए, और हमारा एम क्या होना चाहिए? टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर और टू बी एनीथिंग? आप बताएंगे इसके बारे में ना मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। अभी मैं बात कर रहा था किसी से कि एक दिन क्या हुआ कि घर वालों ने मुझे दो तीन काम दिए, शॉप से ये ले आओ, मम्मी ने कहा कि उनके घर जाओ, आंटी को ले आओ, और एक दो काम और थे बाहर के, वो मैं करके आ गया। छोटे छोटे काम थे। मुझे घर आके बहुत ऐसे फील हो रहा है कि मैंने तो आज पहाड़ तोड़ दिया। दुकान से मैं ये ले आया, आंटी को ले आया, उनके घर मैसेज भी दे आया, ये कराया वो कराया, और ये क्यों हो रहा था। और उसके बाद शाम को मेरे पेरेंट्स या शायद भाई ने मुझे बोला कि यार आज तो कुछ किया नहीं तूने, और मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया है। अब ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ जो उस टाइम तक थी सिर्फ फ्लुएंसी और डिसफ्लुएंसी, मतलब मैं कुएं का मेंढक बना हुआ था, उसके बाद मेरे लिए लाइफ कुछ है ही नहीं, है ना। तो तीसरा में क्या हो रहा है कि सबसे पहले इस कुएं से हमें बाहर निकलना है कि और चीजें भी देखनी है, रिलेशनशिप्स होती हैं, जॉब्स हैं, है ना, बंदे को घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है, कई प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। तो उन तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचो कि मैं अगर दुकान से साबुन ले आया और उसी में मुझे इतना ज्यादा वो सेल्फ वर्थ महसूस हो रहा है, तो ये बंदा करेगा क्या, है ना। उसके बाद तो वो चौड़ा होकर सो रहा है कि आज तो मैं बस टीवी देखूंगा, आज मुझे कोई काम मत बोल देना, आज मैंने बहुत काम किया है ना। तो यही है एक्सेप्टेंस। आप इसको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं आप। अब इसी को अगर एक और तरीके से बात करें, सुबह किसी से बात हो रही थी मेरी, वो टीचर हैं और वो कह रहे थे कि वो मीटिंग्स में, शायद सर आपसे बात हो रही थी ना, ये बोल रहे थे कि इन्होंने मुझे एक्चुअल में अपना वीडियो भी दिखाया, मैं खुद हैरान था। जब ये क्लास को पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्लुएंट है। अगर आप लोग भी देखना चाहें तो वीडियो है उनके पास, बाद में आप लोग देख सकते हैं। और यही ये कह रहे हैं कि इन्हें ट्रांसफर चाहिए, तो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट रखने की जब बात आती है ना, तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। इसके कारण इनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये बोल कि अगर मैं बोल दूंगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से इन्हें कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ, कितनी टेक्निक ले आऊँ, कुछ भी ले आऊँ सर, जब वहां बोलने की बात आती है ना, उस टाइम मैं बिल्कुल ठप जाता हूँ, बिल्कुल नहीं बोल पाता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक्सेप्टेंस को दिमाग से समझने के बजाय आप उसको एक्सपीरियंस करके समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उदाहरण के लिए कोई मुझसे पूछे शहद क्या होता है, और मैं उसको बता दूं कि शहद का केमिकल फार्मूला है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये है, इसका मॉलिक्यूल वेट इतना है, इसका मॉलिक्यूल साइज इतना है, ये सब मैं बता दूं, शायद आप संतुष्ट हो जाएंगे। मगर क्या कुछ फर्क पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा, जब तक कि आपके मुंह में शहद की बूंद न पड़े। जब आप शहद को चखेंगे और जब आपके शरीर में जाएगा और शरीर में जज्ब हो जाएगा, तब जाके आप वास्तव में कह सकते कि मैंने शहद को जाना है। वैसे ही एक्सेप्टेंस के बारे में यहाँ पे सवाल जवाब से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ज़्यादा फायदा कब होगा मैं बताता हूँ, जब आप आज दोपहर में या कल दोपहर में अजनबियों के बीच में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि हाँ मैं NHPC में इंजीनियर हूँ और मैं कभी कभी हकलाता हूँ, और आराम से उनके मुंह की तरफ देखेंगे और मुस्कराएंगे, और साथ में ये नहीं सोचेंगे आज मैंने बड़ा मैदान मार लिया, मैंने तो बता दिया कि मैं हकलाता हूँ। नहीं, जब आप उसके परे चले जाएं तो वो आपके लिए एक अच्छा अनुभव होगा ये समझने के लिए एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस के बारे में किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, PDF फाइलें डाउनलोड करना, PDF फाइलें पढ़ना, वीडियो देख लेना यूट्यूब में, ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी नहीं बल्कि ये हानिकारक है, क्योंकि बहुत बार लोग यूट्यूब वीडियो देख के संतुष्ट हो जाते हैं, उनका पेट उसी से भर जाता है, फिर वो कुछ नहीं करते। वो कहते हैं मैंने एक्सेप्टेंस के बारे में सब जान लिया, मैंने सचिन के साथ वीडियो देख लिए, मैंने सचिन वीडियो ऑर्गेनाइज कर ली, अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो हालात आपके मन में डर पैदा करते हैं, जब तक आपने वो नहीं किया तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको जानने। अभी मैं आपको एक अच्छा जवाब दे भी दूं, आप समझ भी जाएंगे, मगर इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। अंतर तब पड़ेगा जब आप एक्चुअली एक्टिविटीज करेंगे। और थैंक यू टू चंडीगढ़ SHG, उन्होंने ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज प्लान करी हैं जहाँ पे आप एक्चुअली अजनबियों से बात करेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने के दौरान आप थोड़ा हकलाएंगे भी,
और आखिर में आप मुझसे पूछेंगे भी कि मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, बातचीत करी, मैं हकला रहा था, क्या फिर कोई मुश्किल हुई आपको? जब तक आप वो नहीं करते उस समय तक एक्सेप्टेंस का इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी काम का नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक साथी ने बोला कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये हर किसी को, हमेशा हर किसी को अपना लक्ष्य खुद तलाशना है, क्योंकि हम सबका स्टार्टिंग पॉइंट फर्क है। एक वृत्त की परिधि पे बहुत से बिंदु हैं। उन सारे बिंदुओं से जो त्रिज्या केंद्र तक आ रही है, जो रेडियस जो केंद्र तक आ रहे हैं, वो सबकी दिशा अलग अलग है, क्योंकि उनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हैं। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ है, इनका कुछ और है, इसलिए इनका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। तो हम सबको ढूंढना है, तलाशना है। मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूँ कि ए गुड गोल फॉर एनीवन इज कि वो जिंदगी की सारी मुश्किलों को हल कर सके अपने बलबूते। टू बी एबल टू लिव ए लाइफ सक्सेसफुली, दैट शुड बी गोल फॉर एवरीवन। आप जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसको हासिल कर पाएं अपने बलबूते, अपने प्रयास से या दोस्तों की मदद से वहां तक आप पहुंच पाए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बुनियादी बात हो सकती है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे संचार करते हैं, कैसे अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था, इंसान एक सोशल ह्यूमन बीइंग है। खाने के बगैर भी शायद का काम चल जाएगा, शायद वो पत्ती खा के काम चला ले, बिजली नहीं है कोई बात नहीं, वो शायद अंधेरे में भी जी ले, लेकिन दूसरे इंसानों के संपर्क के बिना जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम इंटेंसली सोशल हैं। तो अगर सोशल हैं तो इसका मतलब हमें एक दूसरे से बातचीत भी करनी है। अगर मुझे कुछ आपसे चाहिए तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मुझे पानी चाहिए। अगर मैं आपको मांग रहा हूँ पानी और ये मुझे ला के देते हैं कुछ और तो प्रॉब्लम है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म जो गोल है लाइफ का, टू लिव ए सेटिस्फैक्टरी लाइफ, टू लिव ए गुड लाइफ, उसका कहीं तो उसका एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि वी शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स, औरों से हम संचार कर पाए, औरों से हम कम्युनिकेट कर पाए। वहाँ पे फ्लुएंसी की बात बिल्कुल नहीं आ रही। मैं कहूँगा कि अगर आप लिख के भी कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी जिंदगी सफल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आज हम उनके शब्दों पे, उनके बोलने से नहीं जानते, बल्कि उनकी किताबें पढ़ के जानते हैं। साउथ इंडिया में लेकर के आर के नारायण, उनको मैंने कभी सुना नहीं, उनका कोई यूट्यूब वीडियो भी नहीं है, तो उनकी किताबें पढ़ के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। तो कम्युनिकेशन बाय स्पीकिंग, बाय राइटिंग, बाय एनी वे is important, and that should be our goal. स्टैंडर्ड्स के लिए वही गोल होना चाहिए कि how to communicate. लेकिन होता क्या है, without saying so, in your mind the goal is how to impress others. आप कम्युनिकेट करने के बजाय हमेशा आपके मन में, अवचेतन मन में एक इच्छा होती है औरों को इम्प्रेस करना। How to impress other person with my communication? कि अरे I am a great speaker, and that is a totally wrong goal. That may or may not happen. You should forget about that. You should remember only one thing: how to communicate. एक विचार जो आपके दिमाग में है वो दूसरे व्यक्ति के दिमाग तक बगैर बिगड़े, बगैर बदले कैसे पहुंच पाए, ये सुनिश्चित करना ही कम्युनिकेशन है।